कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आने यूट्यूब चैनल में आप सब नाजरीन का एक बार बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है। दोस्तों, बोलते आने की मार्फत आपको पता है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को, गंगा जमनी तहजीब को, सॉफ्ट पावर को, जो कि म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज, सब जगह हम पैगाम दे रहे हैं हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर से। और बोलते आने की अभी तक 80 से ज्यादा ऐसी एपिसोड स्ट्रीम हो चुकी हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे इसमें व्यक्ति आए हैं, शख्सियात आई हैं, अपने विचारों को उन्होंने हमसे साझा किया है, डायलॉग्स, कन्वर्सेशन और अपनी परफॉर्मेंस। लेकिन आज का वक्त और ये एक एपिसोड एक ऐसी एपिसोड है जिसके लिए मैं बहुत ही जमाने से तरस रहा था, और एक ऐसी बड़ी शख्सियत को आपके सामने रूबरू करवा रहे हैं जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में और कई जमानों से आपकी तूती बोल रही है। और उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं अपने खास मेहमान पंडित विद्याधर व्यास साहब का। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आने यूट्यूब चैनल में। सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से मैंने अभी शुरू में बताया कि मैं तकरीबन पिछले अगस्त 2021 से मैंने कई बार आपसे कांटेक्ट करा, लेकिन आपकी भी कुछ मजबूरियां थी और ये अपॉइंटमेंट भी नहीं हो रहा था मुकम्मल, लेकिन आज के दिन ये हो चुका है और हमारे बोलते आने के जितने भी हमारे दर्शक हैं वो बड़े खुश होंगे। पंडित जी, आपके बारे में तो जितना बोला जाए वो बहुत कम इसलिए होगा क्योंकि आपके एजाजात जो हैं, आपकी रिसर्च जो है और आपकी जो खसूसियात जो हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि मैं सिर्फ उनके बारे में मोटा मोटा दो तीन चीजें मैं बता दूं कि आप तो एक मशहूर एक शास्त्रीय गायक तो हैं ही, अलावा इसके एक एकेडमिशियन हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बल्कि मैं एक चौथी चीज अपनी तरफ से जो कि उसमें जुड़ी हुई है लेकिन अलग से मैं बताऊंगा कि आप बहुत बड़े रिसर्चर हैं। और रिसर्चर का मतलब है कि शोध करते रहना करते रहना करते रहना। वो एक चौथा एंगल में यहाँ पर जोड़ रहा हूं। सर, आपके बारे में मैं अपने दर्शकों को जल्दी से बता दूं कि आप फॉर्मर वाइस चांसलर भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ के रहे हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईटीसी संगीत रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोलकाता है वहां के रहे हैं। आप टॉप ग्रेड ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट और एक पॉपुलर टीवी और मीडिया आपको काफी ढूंढता रहता है। आपके इंटरव्यूज, आपकी तकरीरें मैंने बहुत सुनी है और सबने सुनी है, और आप आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट आईसीसीआर के पैनल है। और बल्कि रिसेंट मेरे को दो एक बातें और साझा करनी है और उसके बाद मैं पंडित जी से बात करूंगा कि आपको अभी 27 अप्रैल इसी साल एक डीलिट की उपाधि से भी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ वहां से सम्मानित किया गया सर। और अलावा इसके भारत सरकार की ओर से इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की तरफ से आपको इनवाइट किया गया कि आप हिंदुस्तान के जो म्यूजिशियंस हैं उनको आप हेड कीजिए और हेलसिंकी में आजादी का अमृत महोत्सव जो उसको जश्न मनाने के लिए आपने उसको हेड करा और उसकी परफॉर्मेंस की। ये मैंने बहुत थोड़ी सी बातें बताई हैं, बहुत सारी बातें चलती रहेंगी चलती रहेंगी। पंडित जी, जिस तरीके से मैंने कुछ बताया, लेकिन आपकी कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो छूट गई हैं मुझसे। ये शायद छोटी बातें बताई हैं, बड़ी अब मैं करने वाला हूं। आपका नाम ग्वालियर घराना, जो कि
सारे घरानों में सबसे मुमताज, सबसे बड़ा माना जाता है, जहां तक मुझे पता है। उसमें जोड़ा जाता है आपके पिताजी, आपके चाचा, और उनकी बहुत बड़ी एक पारंपरिक, जो कि हम देखते हैं एक ट्रेडिशन रहा है पंडित बी डी पालुस्कर साहब के जमाने से, और वो आज तक कायम है। और उसकी बहुत ही कंट्रीब्यूशंस और देन है हिंदुस्तान के म्यूजिक को पॉपुलराइज करने के लिए। आपका शौक शुरू से, बचपन से म्यूजिक में रहा, यहां तक कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन मिल गया, सब हो गया, लेकिन आपके कानों में सिर्फ सुर और राग यही गूंजते रहते थे, और श्रवण संस्कार की मार्फत आप आगे बढ़े। सर, ये मैं अब आपने कोई विराम देता हूं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बताइए सारा सुरीला बचपन, संगीतमय यात्रा कैसे शुरू हुई, एक नक्शल में, मुख्तसर से उसमें बताइएगा सर, प्लीज सर। सबसे पहले मैं सभी संगीत रसिकों को नमस्कार करता हूं, और ऐसे संगीत रसिक जो संगीत के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं और रागों के प्रति अनुराग रखते हैं, जी, ऐसे सभी संगीत रसिकों को मेरा नमस्कार है। जी सर। आपने मेरे लिए काफी कुछ कहा है, लेकिन मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि ठीक है, बातें और घटनाएं हुई हैं, लेकिन मेरा अपना एक मानस ये रहा है जी, कि संगीत का अभ्यास अनवरत जारी रखना, जी, क्योंकि ये कला और इसका अभ्यास इतना विस्तृत और विशाल है कि वो कभी समाप्त नहीं होगा। आप जितना करते जाइए, जितना करते जाइए, उतना आपको लगेगा और कितना करना बाकी है, और कितना करना शेष है, कितना हम कर सकते हैं, करना चाहिए, इसका आभास हो जाता है। और ये करते रहने में जो एक आनंद है, जी सर, उसकी अनुभूति मैं लेता रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। करने में तो आनंद है, और इसलिए मैं अभी इतने वर्षों की साधना से और इतने वर्षों के अनुभव से मेरा यह मानना है कि आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। जी सर। जैसे कि एक वेदों का वचन है, कर्मण्ये माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार आपके कर्म के ऊपर ही है, और उसके फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो आप अपना जो कार्य है, जो आप समझते हैं ये आपका कार्य है, अपना कर्म ये है, तो करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, फल आता रहेगा। फल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो फल तो जरूर मिलने वाला ही है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। तो इस भावना से हम तो कार्य करते रहे हैं। और ये सारी शिक्षा, और ये मैं कहूँगा कि ये संस्कार, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि ये सारे संस्कार मुझे अपने घर से मिले हैं। ये जो बात है, ये संस्कार होते हैं, और ये संस्कार मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा हूँ। ये सारे संस्कार मुझे अपने घर में ही मिले हैं, और यहीं से शुरुआत हो गई मेरे जीवन की शुरुआत। जी 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 जी। और जैसा आपने कहा है कि मेरे पिताजी पंडित नारायण राव व्यास जी, ये संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य रहे हैं। जी 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 जी। और ये उनके जो 4-5 बहुत ही निकट के शिष्य रहे हैं, जिनके ऊपर उनको बहुत ही भरोसा और बहुत ही दारोमदार ये रहा जी कि ये हम मेरी ये जो उनका जो मिशन था, उनका जो कार्य था, उसको आगे चलाएंगे। उन चुनिंदे शिष्यों में से मेरे पिताजी एक थे। क्या बात है। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने उनको जो संगीत की, और न केवल संगीत की, लेकिन जीवन की जो शिक्षा उन्होंने दी, वो कहते हैं वो बिल्कुल नायाब शिक्षा थी। ऐसी शिक्षा की बाहर से कहीं मिल नहीं सकती। मेरे पिताजी की आयु 9 वर्ष की थी। 1911 में वो गए, 9 वर्ष की थी 1911 में कि वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गांधर्व महाविद्यालय में दाखिल हुए। और ये उनका जो गांधर्व महाविद्यालय था, जो 1901 में उन्होंने लाहौर में स्थापित किया, जी जी, और बाद में 1908 में मुंबई में स्थापित किया, और धीरे धीरे वो सारा मुंबई ले आए। तो वो जो गांधर्व महाविद्यालय, ये जो संस्था गुरुकुल संस्था थी, मुख्य रूप से गुरुकुल संस्था थी, और शाम के समय वो क्लासें चलाते थे
आम जनता के लिए, जो भी संगीत के इच्छुक है, रसिक है, संगीत सीखना चाहते थे, जी उनको मुक्त द्वार था शाम के संगीत क्लासों में। जी और पूरे दिन भर वो गुरुकुल के माध्यम से अपने शिष्यों को संगीत की विशेष प्रशिक्षण देते थे। और मेरे पिताजी कहते थे ऐसा है कि सवेरे 4 बजे पंडित जी उठकर अपने शिष्यों को जगाते थे। गुरुकुल मतलब वहीं रहना है, गुरु के घर में ही रहना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे शिष्य, और वहाँ मुंबई में बहुत बड़ी उन्होंने बिल्डिंग वहाँ बनवाई थी। वहाँ पर अभी तो सर विठल भाई पटेल रोड पर वो स्थित अब बिल्डिंग अभी भी है, जी लेकिन उसमें मारवाड़ी विद्यालय भी चलता था। बहुत बड़ी बिल्डिंग उन्होंने बनाई, वहां पर उनका गंधर्व महाविद्यालय गुरुकुल चलता था। अच्छा तो पिताजी कहते थे कि सवेरे 4 बजे उठाते थे अपने सारे शिष्यों को। अच्छा। और तरीका भी एक था, एक हाथ में डंडा और दूसरे आय हाथ हाय। में लोटा। जी 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 जी। डंडे से आवाज करना और लोटे से पानी छिड़कना। उठो 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 उठो। वाह वाह वाह। और उठाते थे। और तब से शुरुआत के मतलब जो है एक ब्रह्म वेला कहा जाता है। सवेरे 4 बजे से हमारे हमारे भारतीय संस्कृति में हमारा दिन शुरू होता है सवेरे 4 बजे। अच्छा। 4 बजे से 7 बजे पहला प्रहर। तो इस तरह 8 प्रहर होता है कि प्रोग्राम की दिन की शुरुआत सवेरे 4 बजे से होती थी, और उसको ब्रह्म वेला कहा जाता है। तो उसमें वो उठाते थे और संगीत का स्वराभ्यास करो, मंत्र साधना करो, जिसको कहते हैं खर्च भरना। तो ये सारा करो। और घंटा 1.5 घंटा उनका ये खर्च भरना, मंत्र साधना, ये सब चलता था। उसके बाद में अपना एक दिनक्रम शुरू होता था। जी और सवेरे 8 बजे उनकी क्लास शुरू होती थी चुनिंदा विद्यार्थियों को लेकर। और उसमें बराबर गायकी सिखाना, रागदारी की शिक्षा देना, और ऐसे संगीत की पूरी तरह से शिक्षा वो देते थे। और उसके बाद में केवल शिक्षा नहीं की, लेकिन जीवन कैसे यापन करें उसके भी वो संस्कार देते थे, उसके भी वो ज्ञान देते थे। और उनका ये कहना था कि मेरे सारे विषय शिष्य और संगीत के कोई भी हो, ये सबसे पहले समाज के आदर्श नागरिक बने, और उसके बाद में अपनी, जैसे प्रोफेशन कहते हैं, तो अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के लिए प्रमुखता से वो करें। तो एक सामाजिक ये जो एक एहसास था पंडित पलुस्कर जी का, वो उन्होंने अपने सारे शिष्यों में दिया कि आप सबसे पहले समाज के बिल्कुल जिम्मेवार नागरिक हो। क्या बात। वरना क्या होता था कि उस समय संगीतकार की छवि समाज में अच्छी नहीं थी। गाने वाला ये हमेशा व्यसनाधीन होता ही है। गांजा, चरस, ये तो व्यसन केवल लगते ही है। उसको ग्लोरीफाई करने के लिए ये भी कहा जाता था कि आपको रियाज करना है, 4-4, 8-8, 8-8, 6-6 घंटा आपको रियाज करना है। तो आप कैसे रियाज करेंगे? एक अफीम की गोली चढ़ाओ और उसके नशे में आप रियाज करते जाओ, रियाज करते जाओ, रियाज करते जाओ। समय कब कटेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका 6 घंटे रियाज ऐसे ही हो जाएगा। ओहो। तो ये उस समय के ये कहते हैं ना कि इस तरह से बताया जाता था कि रियाज करो, रियाज करो। अब जमाने कौन सा बात है कि जितना ज्यादा रियाज करे उतना बड़ा संगीतकार, उतना बड़ा कलाकार अगर बने, अगर ये समीकरण होता तो ये कितना आसान समीकरण होता। जो 6 घंटा रियाज करता है वो अच्छा कलाकार होता है, 8 घंटा का रियाज करता है तो उससे भी अच्छा कलाकार बनता है, 12 घंटा रियाज करो तो और भी अच्छा ऊंचा कलाकार बनता है। ऐसा समीकरण नहीं नहीं नहीं, ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक चाहिए तो पंडित पलुस्कर जी ने यह सोचा कि संगीत और संगीतकार, संगीतज्ञ, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ानी है, और इसलिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया। और इसी कार्य के लिए अपने सारे शिष्यों को उन्होंने तैयार किया और प्रशिक्षण दिया। ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य था। बहुत बड़ी बात है सर कि पहले इंसान और फिर आप आर्टिस्ट। इंसान बन गए तो सभी कुछ हो गया। फिर तो इंसानियत की अगर कमी है और आर्टिस्ट कितने भी बड़े हों तब कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं सर आप। तो संगीत के साथ जो एक पुरानी बुरी आदतें और ये व्यसनाधीनता, भाई कलाकार ऐसे अपने नशे में हो जाए, कलाकार तो कलाकार अच्छी तरह से कला का प्रदर्शन करते हैं, उसको एक तरह के नशा चाहिए वगैरह, ये जो है इसको उन्होंने पूरा खत्म किया। अरे नशा किस बात की, कला अपने आप में एक नशा है। ठीक कह रहे हैं, कला अपने आप में नशा, और वो नशा इतनी उच्च प्रति के है कि उसमें से आप जिसे क्रिएटिविटी की बात होती है, उपज होता है क्रिएटिविटी की बात है, के लिए आपको इंस्पिरेशन जो चाहिए
जो चाहिए वो आप कला से ही ले लीजिए, जी सर। की कला में परिवर्तित कर दीजिए, जी 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 जी। तो वो बात बनती है ना, तब से कलाई की ऊंचाई और बढ़ती है। हाँ हाँ तो ये सारी बातें उस तरह के उन्होंने अपने विद्यार्थियों में ये की, और इसी तरह से उन सारे शिष्यों का पूरा जीवन यापन इसी तरह से हुआ, और वो बिल्कुल समाज को बिल्कुल अच्छी तरह से जो योगदान दे के गए। क्या बात है। तो ये जो संस्कार है, ये हम्म मेरे घर में मेरे पिताजी के द्वारा मुझे मिले हैं हम्म। इसी तरह से। अब ये बात थी कि साथ साथ में एक संभ्रांत परिवार सुनिए, ये है कि जो शिक्षा से बिल्कुल अपरिचित नहीं है, शिक्षा का महत्व समझने वाले, तो ऐसे है। यद्यपि मेरे पिताजी चौथी स्टैंडर्ड पास करके वहां दाखिल हुए थे गंधर्व महाविद्यालय में, गुरु परंपरा, तो गुरुकुल में दाखिल हुए थे। कुछ पारिवारिक आर्थिक कठिनाइयां थी और इस तरह की ये है, और उनको ऐसा कि अंदर से ही इस संगीत के प्रति इतनी प्रेम और इतना ये था कि मुझे किसी ना किसी तरह से संगीत ही सीखना है, संगीत ही करना है, ये एक मन में ये भावना। तो सबसे पहले मेरे पिताजी के बड़े भाई पंडित शंकर राव व्यास, क्या बात वो है। मेरे पिताजी से बहुत बड़ा 5 साल नाम है, बड़े, बहुत बड़ा नाम है। जी। वो 4 साल बड़े मेरे पिताजी से। अच्छा। सबसे पहले उस समय क्या था कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीत का अच्छे घरों में प्रचार प्रसार करने के लिए जहाँ दौरे करते थे, कार्यक्रम करते थे, वहां एक 4-5 दिन रुक कर कार्यक्रम के अपने बाद में वो कार्यक्रम में ही एक ऐलान करते थे कि अच्छे घर के अच्छे संगीत की इच्छुक रुचि रखने वाले घरों के बालक अगर आप मुझे दे दे तो मैं उनको बिल्कुल फ्री में निःशुल्क उनको शिक्षा दे दूंगा और संगीत में उनको तैयार करूंगा। बहुत तो अच्छा। इस तरह से वो ऐलान करते थे, और अच्छे अच्छे घर के अच्छे जो उनको बालक मिल जाते विद्यार्थी, जी 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 तो जी। उनको वो ले जाकर अपने गुरुकुल में उनको दाखिला देते थे। तो इसमें सबसे पहले मेरे चाचा जी, पिताजी के बड़े भाई, वो वहां गए और उनका संगीत सीखना शुरुआत हुआ। लेकिन पिताजी ने कहते अरे मेरा बड़ा भाई गया है और मैं पीछे नहीं रहना चाहता हूँ, बड़ा घर में बिल्कुल उन्होंने ऐसा किया कि किसी को चैन से रहने दिया, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। आखिरकार फिर उनको ले जा गया, मुंबई में लाया गया उनके। तो पंडित जी विष्णु दिगंबर जी का है, ये तो आयु में तो छोटा है ही है, अब यहाँ इस आयु में यहाँ रहकर और उसका ये क्या कर, उसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे, क्या है। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी ठीक है, इसका बड़ा भाई यहाँ है तो वो उसकी छोटे भाई की जिम्मेवारी लेगा, उसकी देखभाल करेगा। जी जी और उसकी तीव्र इच्छा देखते हुए पंडित जी ने कहा कि चलो इसको भी मैं दाखिल देता हूँ, और तब से उनकी शिक्षा जुड़ेगी। तो शालेय शिक्षा मेरे पिताजी की चौथी कक्षा तक ही हुई और उसके वहां गए। लेकिन मेरे बारे में उन्होंने ये धारणा नहीं रखी, उन्होंने कहा था कि अरे शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, सुशिक्षित होना चाहिए। तो मेरे स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा, इसमें उन्होंने मेरे इच्छा अनुसार मुझे पूरी स्वतंत्रता दी कि तुम ये शिक्षा में अपना ये करो और आगे बढ़ो। और भगवान की कृपा से हर एक जगह मुझे फर्स्ट क्लास मिलता गया और ये करा और आगे चला गया, और इस तरह से तो ये चलता रहा। और साथ में चूंकि घर में संगीत का वातावरण था, जी। ये साथ में संगीत भी चलता रहा। सवेरे 9 बजे पिताजी के विद्यार्थी आते थे, शिष्य आते थे, 9 बजे का संगीत से शुरू होता था, कक्षाएं चलती थी और 12-1 बजे तक सारा सिलसिला चलता रहा। रागों की गायन चलता था, आलापी है, एक राग है, इस तरह इसकी कैसी बढ़त करनी है, किस तरह के आपके संगीत के जो अलंकार होते हुए किस तरह से उसको उपयोग में लाना है, किस तरह से मींड का प्रयोग है, गमक का प्रयोग है और आंदोलन का प्रयोग है, कैसे करते रहना, खटका मुखी कहाँ कहाँ किस जगह लगानी है, राग का वातावरण कैसे बनाते रखते हुए राग का विस्तार हो जाए। और वो बंदिशों के माध्यम से इतनी बंदिशें वो सिखाते थे, अलग अलग तरह के अलग अलग तालों में बंदिशें और अलग अलग रागों की, चलता रहता था एक तरह से एक संगीत यज्ञ चलता रहता, धारा चलती रहती घर में। जी 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 जी। ये संस्कार मुझ पे होते रहे। अब जो भी चीजें चलती रही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब जाते, ये संस्कार होते रहे। Exactly. अब आप कल्पना करिए, बच्चा स्कूल में जा रहा है, 7वीं 8वीं कक्षा में है, बच्चा स्कूल में जा रहा है, या आप 4वीं 5वीं कक्षा में, और स्कूल में जाते समय गुनगुना रहा है। और क्या गुनगुना रहा है? राग देसी का बड़ा ख्याल। क्या बात, वाह वाह वाह। क्या बात है।
ये गुनगुनाते जा रहा है बच्चा, उसको मालूम नहीं राग देसी क्या है, उसको मालूम नहीं आलाप क्या है, उसको सिर्फ स्वर, वो जो क्लास में स्वर चल रहे हैं और उसकी स्वर का बढ़त चल रहा है, वो स्वर उसकी संस्कार जो है उसका हो रहा है, और स्वर को गुनगुनाते 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 बच्चा स्कूल में जा रहा है। राग क्या है मालूम नहीं, ख्याल क्या किसी को कहते हैं मालूम नहीं है, बंदिश क्या है मालूम नहीं है, लेकिन ये स्वरों को लेकर जाता है। ये संस्कार है, ये संस्कार है। एग्जैक्टली आगे चलकर आगे जाकर आप जब अभ्यास में लगते हैं तब आपको लगता है कि ये सब मैंने किया हुआ है, ये सब मैंने गाया हुआ है, अब इसका अर्थ मुझे ध्यान में आ रहा है। क्या बात है। तो अर्थ ध्यान में आ जा है, उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, उसको कैसे वातावरण बनता है, संगीत में राग क्या है, ये सारा जो ज्ञान होता है उसके लिए पार्श्वभूमि तैयार होती है इन संस्कारों से, और ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो ये चलता रहा, इधर मेरा एकेडमिक एजुकेशन भी चलता रहा, फर्स्ट क्लास मिलता रहा, चलो आगे चले ये। लेकिन एक मेरे जीवन में ऐसी एक घटना हुई जिसका आपने भी जिक्र किया जी। तो वो घटना हुई कि ऐसा है कि मैं स्कूल में तो सारे विषय होते हैं, सो उस समय मैट्रिकुलेशन हुआ करता था, मैट्रिक में फर्स्ट क्लास आया। अब उसमें चुनने की बात होगी, आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाएं या साइंस स्ट्रीम में जाएं या आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाएं, उस तरह का एज होता नहीं, या तो आर्ट में जी, 3 स्ट्रीम थे। हाँ, तो उस समय पता नहीं मुझे एक ऐसी प्रेरणा हुई कि अगर मुझे संगीत भी साथ साथ करते रहना है, शिक्षा के साथ साथ संगीत भी करते रहना है, और उसको समय भी अगर देना है, तो मुझे साइंस में नहीं जाना चाहिए। कॉमर्स की तो इतनी ज्यादा ये नहीं थी मुझे, लेकिन और मेरे सारे मित्र लोग वो सब साइंस की तरफ जा रहे हैं, तो लेकिन मैंने सोचा कि मुझे साइंस में अगर जाऊंगा तो प्रैक्टिकल्स होते हैं और सारी चीजें होती हैं, मुझे उतना समय नहीं मिलेगा आप संगीत को देने के लिए, तो इसलिए मैं आर्ट्स में जाऊंगा। तो शायद मैं हमारे ग्रुप में शायद मैं अकेला ही हूँगा कि मैंने आर्ट्स स्ट्रीम में जाना पसंद किया और साइंस में नहीं किया। तो ये इस तरह के वहां गए और मेरा चलता रहा, साथ में संगीत का। अच्छा, मेरे पिताजी और चाचा जी ने स्थापित की हुई एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट मुंबई में है, जो 1937 में स्थापन हुई जी, द व्यास अकेडमी ऑफ इंडियन म्यूजिक जी, बड़ी मशहूर। हाँ। ये संस्था 1937 में पिताजी और चाचा जी ने स्थापित की जी। शाम के समय वहाँ क्लासेस चलते थे, लोगों के जनरल क्लासेस जी। और उसमें शाम को जैसा मैं थोड़ा सा सीखने लगा, तो शाम को मैंने जब मैट्रिकुलेशन किया, जब उस समय मैंने विशारद भी किया था, बस सीख रहे चलो परीक्षा भी दे डालो, सीख रहे परीक्षा। तो उस समय से मुझे वहाँ हमारे क्लास में जाकर पिताजी ने कहा कि चलो छोटे छोटे बच्चों के क्लास भी लेते रहो, तुम्हें भी शिक्षा देने का अनुभव हो जाएगा, हाउ टू टीच, ये भी एक अनुभव होता चलेगा। छोटे छोटे विद्यार्थी उनका क्लास लेते रहो। तो शाम के समय में वहां जाकर क्लास भी लेता था, सब चलता था। और जैसे कॉलेज का लाइफ शुरू हो गया, कॉलेज लाइफ वहाँ एक म्यूजिक सर्कल इस तरह भी होता था, उसमें हम काफी सक्रिय थे। फिर जैसा आप जानते हैं यूथ फेस्टिवल्स हुआ करते थे। बहुत बड़ा पॉइंट है यूथ फेस्टिवल, और सारी जितनी प्रतिभाएं हैं वहीं से उभरती हैं, जोश होता है, ऊर्जा होती है, उसमें बहुत कुछ सीखने का और दिखाने का सब कुछ एक मौका मिलता है सबको। 1961 में, अच्छा, मैंने 1960 में मैंने मैट्रिक किया और कॉलेज में दाखिला लिया, और 1961 में जब मेरे कॉलेज के जीवन का पहला एक मौका आया यूथ फेस्टिवल का, तो 1961 में पहले इंटर कॉलेजिएट होता था, बिल्कुल, उसमें मैंने भाग लिया, तो उसमें मेरा पहला क्रमांक आ गया गाने में। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी स्क्वाड बन गया, यूनिवर्सिटी बन गया, तो यूनिवर्सिटी ग्रुप में भी मुझे गायन के लिए, क्लासिकल गाने के लिए मुझे सदस्य था। और ये यूनिवर्सिटी ग्रुप उस समय दिल्ली में हुआ करता था, तालकटोरा गार्डन्स में हुआ करता था। 4-5 दिन वहीं टेंट वगैरह लगाकर वहीं रहने की व्यवस्था थी, और बड़ा एक अच्छा एक वातावरण था। तो वहां गया। अच्छा, वहां पर भी मुझे पहला क्रमांक मिल गया यूथ फेस्टिवल के इसमें, दैट वाज इन 1961। क्योंकि सर मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए आपसे ये, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने बताई, ये जो इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स हैं, ये तकरीबन सन 54 से सन 64 तक चले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे उधर,
और डॉक्टर राधाकृष्णन और वगैरह, जिधर राजेंद्र प्रसाद जी, ये तमाम लोग इस पे शिरकत आके करते थे। तो इन फेस्टिवल्स को जब वो रुक गए, उसके बाद 1985 से फिर से रिवाइव हुए और सरकार की तरफ से और यूनिवर्सिटीज की तरफ से मुझे वहां पर मुकर्रर किया गया सर। वो सारे यूथ फेस्टिवल तब से अभी तक मैंने देखे। लेकिन वो जो फेस्टिवल आप कह रहे हैं सर, वो फेस्टिवल्स, उसमें सन 63 में जगजीत सिंह जी अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आए थे ग्रुप सॉन्ग को लेकर और गजल में। और उससे भी पहले जो है हमारे हरिप्रसाद चौरसिया साहब पंडित जी ये आए थे, और बहुत सारे जो कलाकार हैं उस वक्त आए। और आपने बताया कि सन 61 में आपने पार्टिसिपेट करा और उसमें फर्स्ट आए। और एक और बड़ी बात सर के मरहूम शिव कुमार शर्मा सर जो थे उस वक्त तबला बजाते थे और तबले में वो फर्स्ट आए थे सर। और उसके बाद वो बाद में संतूर बजाने, ये इतनी बड़ी शख्सियत वहां से निकली और आप भी उसी में सर इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे सामने है, तो यूथ फेस्टिवल की देन है। तो 1961 में लगातार 1961 से लगातार मैं यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेता रहा जी। एक वर्ष गैप रहा, वो 1962 में मैंने कहा चाइनीज वॉर वगैरह हुई। हाँ, 1962 की बात है। उस समय एक वर्ष में नहीं हुआ था। जी 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 जी। तो उससे ये लगातार ये चलता रहा और वो एक बहुत एक अच्छा एक वातावरण था जी और सर। अच्छा एक भाईचारा और अच्छा ऐसा अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कल्चरल स्क्वाड से मिलते थे, एक जगह रहना, एक जगह खाना पीना वगैरह। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा ये चल रहा रहा। जी सर, जी सर। तो ये कॉलेज का ये शुरू हुआ और चूंकि यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में उस समय संगीत विषय था नहीं, इसलिए संगीत विषय लेना ये संभव नहीं था। संगीत विषय नहीं था, ना किसी कॉलेज में संगीत विषय था, किसी यूनिवर्सिटी मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी इसमें संगीत था। तो मेरा विषय भी मेरा रहा इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। जी सर। इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। जी सर। तो ये ग्रेजुएशन का वहां हुआ। जी सर। उस समय भारत के बहुत बड़े शिक्षाविद, जी सर, गणितीय रैंगलर, जी सर, प्रोफेसर वी नार्लीकर, जी सर, ये वहाँ के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी बने। जी सर। तो ये बहुत बड़ी एक व्यक्ति थी, बहुत बड़ी शिक्षाविद, गणितीय रैंगलर थी। जी सर। तो वो मेरे पिताजी के क्या कहते हैं बचपन के मित्र साथी, बचपन के मित्र थे जी। कोल्हापुर में, हमारे शहर में कोल्हापुर में आमने सामने मकान थे रहने वाले, और बिल्कुल बचपन से मित्रता वगैरह थी। और ये मित्रता मतलब बड़ी लंबी चली उनके दोनों के, मेरे पिताजी और नार्लीकर साहब, उनके जीवन तक, वो पूरे अंत तक वो मित्रता चली। क्या बात है। तो ये रैंगलर वी नार्लीकर, उनके बेटे अच्छा सर, डॉक्टर जयंत नार्लीकर, अच्छा, जो बहुत बड़ा, बहुत बिल्कुल बिल्कुल है डॉक्टर जयंत नार्लीकर जी। तो वो हमारे बिल्कुल एक तरह से एक फैमिली मेंबर्स, जिसके दोनों फैमिली काफी करीब थी जी। तो वो जयंत नार्लीकर उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सीखते थे। अच्छा सर। उनसे शायद 5-6 साल बड़े हैं वो। अच्छा सर। और वहाँ सीखते थे और बड़ा ही नाम कमाते। बाद में जाकर उनको काफी सम्मान मिले हैं, काफी सम्मान मिले। जी सर, जी सर। तो मैं जब मैंने मेरे बीए की परीक्षा दी और छुट्टियां चल रही थी, उससे पहले वो यहाँ विजिट पर आए थे जी। तो घर पे आए थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो जी। मैंने कहा मैं अभी बीए की परीक्षा मैं अभी देने जा रहा हूँ, मतलब उस समय परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ जी। तो विषय इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस जी। तो उन्होंने कहा था कि बीए करने के बाद क्या करोगे। जी। मैंने कहा अभी तक सोचा नहीं है कुछ क्या करना है क्या। जी। कहने लगे कैम्ब्रिज आओगे। मैंने कहा कैम्ब्रिज आओगे। मैंने कहा कि अरे बाप रे, कैम्ब्रिज आना मतलब एक ड्रीम जैसी बात थी। और उस समय कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और ये यूनिवर्सिटी वगैरह बिल्कुल एक जैसे कहते हैं कि दादा यूनिवर्सिटी साइड और बड़ा ये, और उनको जाने का। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद इकोनॉमिक ट्राइपॉस एक कोर्स है, उसके लिए तुम आ जाओ, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा तुम्हारी एडमिशन वगैरह। हाँ मैं देख लूंगा, एडमिशन करवा दूंगा जी। लेकिन उन्होंने कहा कि एडमिशन के लिए, चूंकि आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट था, आर्ट्स में
फर्स्ट क्लास बहुत ही मुश्किल से मिलता था, उन दिनों की बात है। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि कम से कम तो सेकंड क्लास तुम अर्जित करो और बाकी का मैं कर लूंगा, बेसिक क्वालिफिकेशन तुम अर्जित कर लो और बाकी का मैं देख लूंगा। तो मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, ये है। तो घर में जैसे बात चली है तो पिताजी थोड़े से नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर भी तुम अगर चाहते हो, तुम्हारा ये है तो ठीक है बोले। और उसके बाद क्या हुआ बात, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा। उसके बाद छुट्टियों में जी हम शिमला गए हुए थे। जी। शिमला में उन दिनों में समर फेस्टिवल हुआ करता था। हाँ बिल्कुल। और उसमें हाँ, उस समय पिताजी को न्योता था, आमंत्रण था कार्यक्रम के लिए, समर फेस्टिवल जी कार्यक्रम के लिए उनको आमंत्रण था। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है हम आएंगे, लेकिन एक बात उन्होंने उनके आयोजकों के सामने रखी कि अब छुट्टियों के दिन है और समर फेस्टिवल आप कर रहे हैं, शिमला जैसे कर रहे हैं, तो हम सिर्फ आएंगे कार्यक्रम करके लौट जाएंगे, ये कुछ अजीब सा मुझे लगता है कि हम एक हफ्ता 10 दिन रहेंगे जी। कुछ अच्छे मौसम का, वहाँ का शिमला का हम आनंद भी लेना चाहते हैं जी। तो ये आप हमारी व्यवस्था करिए, उसके लिए जो भी खर्चा हुआ अधिक हम वहन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप व्यवस्था हमें अच्छी व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम स्वागत करते हैं हम आपका। तो उन्होंने व्यवस्था की थी और हम पूरी फैमिली, मैं पिताजी के साथ, मैं, माता जी और एक शिष्य था, उसको भी लेकर हम वहां गए और रहे शिमला में, बड़ा अच्छा। तो वहाँ शिमला में उन दिनों में एक महाराष्ट्र मंडल हुआ करता था। अच्छा सर। तो वहां पर उन लोगों को पता चला कि पंडित जी आए हुए हैं। जी सर। तो वो मिलने आए पंडित जी से, पिताजी से मिलने आए और उन्होंने कहा था कि हम आपको हमारे महाराष्ट्र मंडल में हम आपको सम्मानित करना चाहते थे, आपको निमंत्रित करना चाहते हैं, आप सम्मानित करना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा चलो ठीक है बात, लेकिन उन्होंने कहा सम्मानित करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये भी है कि आप मुझसे कुछ गायन भी गवाएंगे, भी कुछ गायन प्रस्तुत करने के लिए आप मुझे कहेंगे सम्मान के साथ साथ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मंशा तो यही है कि आप थोड़ा सा गाएं हमारे लिए। तो पिताजी ने कहा कि ये संभव नहीं होगा। अब देखिए एथिक्स। अच्छा, एथिक्स की। ये संभव नहीं होगा। जी। जिस कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो कार्यक्रम होने से पहले उसी जगह कहीं अन्यत्र में गाऊं, ये संभव नहीं होगा। जी। इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया है, सबसे पहले उस कार्यक्रम को मैं करूंगा, उसके बाद में एक दो और कहीं बुलाते हैं, अब उसका विचार मैं उसके बाद करूंगा, लेकिन उससे पहले कतई नहीं। जी। मैंने कहा मना। उन्होंने कहा कि भाई क्या करेंगे? फिर मेरी ओर देखते, ये आपका बेटा है, ये गाता है, ये गाएगा? अच्छा। दादी ने कहा कि ठीक है गाएगा। अच्छा। तो घर में है, वैसे यूं तो गाता रहता था, ये ना गाएगा, ठीक। मुझे लगा कि आधा घंटा गाएगा, कुछ ये करेगा, ठीक है जी। उन्होंने सारी व्यवस्था की और मुझे कहा कि तुम्हें गाना है। मैं ऐसा कि जैसे एक कहते हैं ना कि जवान घोड़ा होता है ना, फुर 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 करता है, बिल्कुल ये करूं, इस तरह का उत्साह से भरा हुआ ऐसा। तो मुझे कहा गाने के लिए, तो मैंने कहा हाँ गाऊंगा, और मैं ये गाऊंगा, वो गाऊंगा, सारी तैयारी मैं करता रहा। और उस दिन शाम को मेरा उस महाराष्ट्र मंडल में मेरा गाना हुआ। और आप यकीन करिए जी, मैं लगभग 2.5-3 घंटा गाया। अरे वाह, जो आता था वो गाना है, जो आता था वो गाना है, जो आता था वो गाना है। वाह, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। और पिताजी आश्चर्यचकित हुए, और जब लौट के हम घर आए, अच्छा, तो मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि अरे तुम तो गाते हो। अच्छा। तुम तो गाते हो, तुम्हारे अंदर गायक के बीज है, गाते हो। जी। उन्होंने कहा शायद उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की होगी, ऐसे ही गाता होगा, ये होगा। तुम बाकायदा गाते हो, एक ख्याल लेकर, और ये सारा उसका विस्तार करना, वो जो तालीम की बात है, वो तुम दिखा रहे हो, गाते हो तुम। बात वहां हो गई। उसके बाद बीए का रिजल्ट आ गया। अच्छा। अब ये एक डेस्टिनी जो कहते हैं ना, एग्जैक्टली, तकदीर कहां से कहां ले जाए, सोचा कुछ और पूरा कुछ। एक विधि की बात ये होती है कि जिस विषय में मैं लगातार फर्स्ट क्लास अर्जित करता रहा,
यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले कॉलेज में। जी सर। तो ये बात मैं कह रहा था जी कि जिस विषय में मैं हमेशा टॉप पे रहा, फर्स्ट क्लास और ये सब रहा, जी। उस विषय में और फाइनल यूनिवर्सिटी परीक्षा में मुझे काफी कम मार्क मिले। अब अच्छा क्या है क्या नहीं, रिवैल्यूएशन के लिए अर्जी दी वगैरह सब कुछ के कम मार्क। इस वजह से मैंने सोच लिया कि अब क्या ऐसा ये करना आगे, क्या ये मतलब एक तरह से ये मुंह लेकर मैं कहाँ कैम्ब्रिज में जाऊं और कहाँ क्या करूं, नहीं जी मुझे नहीं जाना। जी 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 और जी। मैंने निर्णय के लिया कि मुझे कैम्ब्रिज नहीं जाना है। तो थोड़ा सा निराश अवस्था में और ये था। तो पिताजी ने मुझे पूछा, भाई क्या बात है, तुम इतने निराश क्यों रहते हो और क्या है? तो कहना कि ये क्या, ठीक है चलता रहता है जीवन में, ऐसा चलता रहता है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब एग्जैक्टली। तुम्हारे सामने तो दूसरा काफी कुछ पड़ा है। जी हाँ। उस समय मैंने निर्णय लिया कि जी अब मुझे संगीत करना है। दैट वाज अ बिग बिग डिसीजन ऑन माय पार्ट। मुझे संगीत ही करना है। और मैंने पिताजी को कहा कि जिस विषय के पीछे मैं भागता रहा, उसने मुझे सफलता नहीं दी। और जिस विषय को मैं ऐसा ही समझता रहा कि चलो घर की बात है, घर की बात, क्या और बात। वो मुझे आगे चल रहा है, तो देखिए। मुझे अब तो वही करना है। और वहां निर्णय किया। वाह वाह पिताजी बड़े खुश हो गए। वाह। और बैकग्राउंड में मेरा शिमला का परफॉर्मेंस था, तो वो देखिए बड़े खुश हो गए। देखिए। उन्होंने कहा कि देखो, मन बदलना नहीं, जी बिल्कुल मन बदलना नहीं। जी तो मैंने कहा नहीं, मैं मन नहीं बदलूंगा। जी जी फिर जी उन्होंने तानपुरा लाया, तानपुरा मेरे सामने रखा, जी। और मैंने कहा इसके तानपुरे पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम संगीत ही करोगे। अच्छा। अरे वाह 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 तो वाह। मतलब एक तरह का पीछे है कि मुझे मन बदलना नहीं चाहिए, मैंने कसम खाई है, मैंने ये क्या एक बात। तरफ से वो भाव। देखिए, उस जमाने की वैल्यूज और ट्रेडिशंस और एक मोहब्बत और एक अफेक्शन, और जो पिताजी से विशेषकर आपका अहद, और पिताजी ने जो आयत दिया आपको, तो ये आपने आगे तक उसको निभाया सर। अच्छा सर। वो रहा कि मैं हाँ सर। भजन, ये मैं कसम खाया, और मैं तब से पिताजी ने मुझे उसी डिसिप्लिन, उसी अनुशासन में उन्होंने मेरी तालीम शुरू की, जिस अनुशासन से वो अपने गुरु से सीखे थे। ओके ओके। तो उस समय उन्होंने ये नहीं रहा कि ये मेरा इकलौता बेटा है और मेरा प्यारा बेटा है, ओ, ये सब अलग रहा। इसका मतलब 3 दूसरे साल स्टूडेंट्स जो दूसरे शिष्य हैं उन्हीं की बिल्कुल। तरीके इक्विवेलेंस में आपको भी पढ़ाते होंगे, आपको स्पेशल और प्रेफरेंस नहीं देते होंगे। जब मैंने कहा, तानपुरे पे हाथ रख के कहा कि मैं संगीत ही करूंगा, तब मेरे पिताजी से मेरा दूसरा रिलेशन शुरू हुआ। और वो ये रिलेशन था गुरु शिष्य का। आए है। और पिताजी ने मुझे शिष्य के मुताबिक, शिष्य के हैसियत से मुझे तालीम दी। और वही, उठो 5 बजे उठो, स्वर साधना करो, ये करो, इस तरह से उन्होंने मुझे बिल्कुल वो क्या कहते हैं, अनुशासन। बहुत बड़ी बात है। अनुशासन तो बहुत बड़ी बात है। और वो मैं जो संगीत में हूँ, जो भी किया हूँ और जो करता हूँ, उसका जो एक बेसिक है, फाउंडेशन जो है, एग्जैक्टली उसकी नींव, वहां उसकी नींव बनी, वहां बनी उसकी नींव। सर, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। आगे फिर चलता रहा, फिर ये करता रहा, फिर एक हम्म, दिशा मिल गई, नहीं जीवन के लिए एक हम्म, दिशा मिल गई है, उस जी दिशा से सर। आगे चलता रहा। जी सर। और ये सब ईश्वर की कृपा है। सर, जिस तरीके से आगाज में मैंने अपने तमाम नाज़रीन को बताया कि आप एक आउटस्टैंडिंग एकेडमिक्स रहे हैं, एक परफॉर्मर रहे हैं, रिसर्चर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, लेकिन सारी बातों का जो सबसे टॉप पे जाता है, योर फर्स्ट लव इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को आपने पूरी दुनिया में अपनी देते रहे हैं। आज की इस शाम को मेरे आपसे गुजारिश है सर, हमारे नाजरीन के लिए एक भजन मैंने कई बार सुना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्लीज सर, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको जरूर गा के बताइएगा। ये भजन जो है, जी सर। मैं आपको संक्षेप में कहूँ जी कि ये भजन परंपरा, ये भजन गाने का तरीका, भजन गायकी, ये गायकी खास पलुस्कर परंपरा की गायकी है। अच्छा सर। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने शास्त्रीय संगीत को, रागदारी संगीत को जन सामान्य में उनको लोकप्रिय करने के हेतु से भजनों को चुना और भजनों को रागदारी में निबद्ध किया। अच्छा सर। तो ये परंपरा, ये पलुस्कर परंपरा कहलाती है, भजन गायकी की परंपरा कहलाती
और इसके लिए उन्होंने तुलसीदास, सूरदास, मीरा ऐसे संत कवियों के जो भजन चुने, उनकी रचनाएं चुनी और उन रचनाओं पर जी सर, उन्होंने आधारित उनको उनको मतलब स्वर दिया, स्वर साज उनको चढ़ाए, उनका ट्यूनिंग किया उससे, और वो पॉपुलर किया, वो बहुत ही लोकप्रिय हुए। जी ये सर, सारी परंपरा है। क्या बात है, बहुत इसी में ये ठुमक की, ये आपने कौन से भजन की आपने फरमाइश की? पायो जी मैंने राम रतन धन। रामचंद्र पायो जी मैंने वगैरह, तो ये सारे भजन जो है उसी परंपरा में। और ये जो पायो जी मैंने राम रतन धन है, ये भी खमाज झंझोटे, झंझोटी खमाज, इस क्या राग बात, पर आधारित है। क्या बात है। हाँ हाँ, खमाज और झंझोटी। और ये मध्यम ग्राम से है। ठीक है सर। साधारण क्या होता है, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, हाय हाय हाय, ये क्या बात, फैंटास्टिक। षड्ज ग्राम कहलाता है। लेकिन मध्यम ग्राम वो है सारे ग म, मध्यम को सा मानकर फिर उसका आगे चलना, ये मध्यम ग्राम है। अच्छा, वाह। और ये एक सुगम संगीत के प्रकार जो है, या भजन भी एक सुगम संगीत, सुगम शास्त्रीय सेमी क्लासिकल इस श्रेणी में आता है, ये पलुस्कर परंपरा का भजन। जी, उसी तरह ठुमरी, दादरा वगैरह ये जो प्रकार है, इसमें ये मध्यम ग्राम का ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है सर। तो सारे ग म, अब म को सा मान लीजिए, सारे ग म प म ग रे म ग रे सा नि ध नि प ध सा रे ग रे सा रे नि ध नि प ध सा, झंझोटी कोमल गंधार का अच्छा उपयोग अच्छा अच्छा। है। सा रे ग म ग रे ग प म ग, ये भी एक झंझोटी है। इसमें ये खमाज राग के बहुत करीब जाता है, जी थोड़ा जी, सा खमाज राग का अंश भी उसमें आता है। हाँ तो इसको देखकर इसकी स्वर रचना है भजन जी, की, ये पंडित पलुस्कर जी ने की है। क्या बात, वाह। इसी तरह कुंभ की चलत रामचंद्र है, पावे जी मैंने हाँ, है, गंगा जमुना तीरे, अत्यंत ये उनके पंडित विष्णु दिगंबर जी के बेटे पंडित डीवी पलुस्कर, उन्होंने उसकी रिकॉर्ड जारी करके बहुत ही प्रसिद्ध किया, बहुत ही ये किया। जी तो जी, उसी का ये है भजन है पायो जी मैंने। प्लीज सर। वाह, पायो जी मैंने क्या बात, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्या बात है, पायो जी वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक क्या बात है। दी मेरे सतगुरु, आहा, कृपा कर अपनायो, वाह, वाह, पायो जी मैंने राम वाह, रतन धन पायो, पायो। इस तरह की इसके क्या और बात, क्या पूरे बात और है, क्या बात है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी क्या मैंने बात, राम रतन धन पायो, पायो जी। अब इसमें भजन होते हुए भी रागदारी में जैसे खटकों का प्रयोग होता है, खटके, मुर्की, हाँ, तो इसी खटका और तरह मुर्की, वाह वाह वाह। प्रयोग होते हैं। और छोटी छोटी ताने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी, क्या, इस तरह का उपयोग करके इस भजन को इतना सुंदर और आकर्षक बनाया गया। बहुत 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 इमेजिनेट सर, बहुत बहुत। इसी तरीके सर एक मुझे अभी याद आया कि एक बहुत ही भजन लोकप्रिय रहा और महात्मा गांधी जी को इतना प्रिय लगा कि आपने बहुत पहले मुझे बताया था कि काठियावाड़ी उसको शायद उस पे ले गए थे सिस्टम पे गाने के, वैष्णव जन पे तैने कहिए पीर पराए जाने हैं। तो इसमें बड़ा योगदान आपके परिवार का रहा है और फिर बाद में उस काठियावाड़ी के रूप से आपने फिर इसको लोकली आम लोग को के पास ज्यादा अच्छी तरीके से पहुंचे, उसको फिर से उसकी रचना की गई। और मैं समझता हूं कि आपके ताऊ जी का उसके अंदर वो बड़े भारी कंपोजर रहे हैं
शंकरराव जो व्यास साहब हैं, उनकी कॉम्पोजिशन में वो रहा और महात्मा गांधी जी को बहुत ये प्रिय रहा। और आज पूरी दुनिया जहां भी एक बड़े से बड़े फंक्शन होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, कैसे ये उपजी बात और टिल डेट उसका क्या स्टैंडर्ड, थोड़ा सा गा के भी बताइएगा सर। बात यह है कि महात्मा गांधी जी और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, इनका आपस में बहुत ही आदर युक्त स्नेह था। दोनों के बीच में स्नेह था और दोनों के बीच में परस्पर आदर भी था। और ये ऐसा था, पंडित महात्मा गांधी जी जानते थे कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के जीवन कार्य का एक भाग सामाजिक एक अनुकूलता या समाज की तरफ उनकी दृष्टि, तो ये उनका यथाभाव। और उसके साथ साथ में उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीयत्व का भी दृष्टिकोण था, एक राष्ट्रीय भावना और सामाजिक एहसास ये उनमें था। तो इस वजह से दोनों काफी परस्पर स्नेह वृद्धिंगत हुआ जी। तो जैसे उस समय के कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो उसमें गांधी जी पलुस्कर जी को बुलाते थे विशेष रूप से वंदे मातरम गाने के लिए। अच्छा। बुलाते थे और वहां पलुस्कर जी अपने खड़े आवाज में, हर कांग्रेस की शुरुआत, अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से होती थी और वंदे मातरम पलुस्कर जी गाते थे और समापन भी वंदे मातरम से होता था। इस तरह के ये आपस में दोनों के संबंध थे। जब महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, तो वहां पर उन्होंने पंडित विष्णु दिगंबर जी से कहा कि आपके शिष्यों में से किसी एक लायक शिष्य को हमारे यहाँ भेजिए, जो हमारे आश्रम में रहेगा और आश्रम वासियों को संगीत सिखाएगा। तो हमारे आश्रम में संगीत का वातावरण होना चाहिए, रोजाना सवेरे प्रार्थनाएं संचालित होनी चाहिए और इस तरह से ये संस्कार, संगीत के संस्कार हमारे आश्रम वासियों को होने चाहिए। इस भावना से उन्होंने पलुस्कर जी को कहा। और उस समय पलुस्कर जी ने अपने शिष्यों में से एक वरिष्ठ शिक्षक खरे साहब जी, तो उनको उन्होंने नियुक्त किया। उन्होंने तो उनका नाम क्या पड़ा, मैं आजकल थोड़े तो खरे में उनका पूरा अभी ध्यान में आ जाएगा, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ जी। तो खरे साहब को उन्होंने नियुक्त किया वहां आश्रम में जाने का। तो खरे साहब आश्रम में वहां गए, वहीं रहे। 1918 में उन्होंने वो आश्रम में गए और लगभग 20 साल, 1938 में उनका देहावसान हो गया, आश्रम में ही रहे और पूरा जीवन उन्होंने आश्रम के लिए समर्पित किया था। और रामचंद्र खरे, खैर नाम याद आ गया, नाम याद आ जाएगा, आजकल थोड़े से नामों की भूलने लगता है जी। तो इसमें वो वहां रहे। उसके बाद में उनकी बेटी मथुरा खरे, वो भी वहीं रही। तो वहां पर रहते हुए खरे जी ने ये देखा कि जब गांधी जी अकेले होते थे तो एक भजन गुनगुनाते थे और ये भजन वही था, वैष्णव जन तो तेने कहिए। अच्छा, ये भजन वो गुनगुनाते थे और लगा कि उनको कि गांधी जी का बड़ा प्रिय भजन है। तो वो जो उसकी तर्ज थी, चाल थी उस भजन की, तो वो थी काठियावाड़ी लोक गीतों की चाल। क्या बात, क्योंकि नरसिंह भगत जी 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 ये काठियावाड़ के थे, सौराष्ट्र, और वहां वो वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये जो उसी काठियावाड़ी लोकगीतों की वो चाल थी। क्या बात है, जी जी जी, जो गाते थे। तो वो गीत, लोकगीत ऐसा था, हाँ, नारायण मोरेश्वर खरे उनका नाम, नारायण मोरेश्वर खरे, बहुत बड़ी उनका बात नाम। जी सर। पिताजी के बड़े गुरु भाई। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो वो चाल थी। हे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जान,
यानी ऊंचे स्वर से एकदम। बिल्कुल ऊंचे। अब आज भी ये काठियावाड़ी लोकगीत जो है, हाँ, लोगों की शुरुआत ऊंचे ऊंचे से स्वर होती है, तार या जी, तार सप्तक एनर्जी से के होती साथ है। जी। हाँ, और उनके अन्य भी प्रकार है, डायरो वगैरह, ये जो प्रकार है आज भी हम सुनते हैं। क्या बात है। फैंटास्टिक। ऐसे उससे शुरुआत होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। पर हे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान, क्या बात है। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने दे। वाह। हे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर निहायत। पराई जाने दे। ऐसे एक तारी पर जी। गाते 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 चलना, एक तारी पर क्या इसी से। बात, क्या ये बात। भजन उस तरह से लोक संगीत में गाया जाता था। जी सर। और ये भजन महात्मा गांधी जी का बहुत प्रिय भजन, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी सौराष्ट्र के थे ना, पोरबंदर। जी जी। अच्छा। तो बचपन में उन्होंने ये सुना होगा, सुनते रहोगे, इसलिए वो उनका बड़ा प्रिय भजन रहा और वो गुनगुनाते थे। जी 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 तो जी। नारायण भुवनेश्वर खरे जी ने ये बात देखी, और उस समय अहमदाबाद में हमारे बड़े ताऊ जी पंडित शंकरराव व्यास, वो भी अहमदाबाद में रहते थे, जी और वहां पर गुजरात संगीत महाविद्यालय उन्होंने स्थापित किया था, और वहां संगीत शिक्षा का कार्य करते थे, जी। और गुरु भाई आना जाना वगैरह होता था। तो इसमें चर्चा हो गई। अब पंडित शंकरराव व्यास जी को एक बहुत ही प्रतिभा थी संगीत कंपोजिशन, संगीत रचना। वो रचनाकार थे, बहुत बड़े रचनाकार थे, कि उनको उपाधि मिली थी आधुनिक सदारंग। वो क्या उनको बात। उपाधि भी लगी थी, ऐसे बड़े रचनाकार थे। वाह वाह वाह। बाद में 1935 में वो मुंबई आए, और जी। मुंबई आने के बाद फिल्म संगीत में उनका भी बहुत योगदान रहा। उस समय की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी प्रकाश पिक्चर्स, जो भट्ट वो संचालित करते थे। उसके बाद में उसी घराने के जो अन्य भट्ट कलाकार रहे, और उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर रहे। तो ये शुरुआत की प्रकाश पिक्चर्स, उस कंपनी के ये कॉन्ट्रैक्टेड म्यूजिक डायरेक्टर थे। और राम राज्य, भरत मिलाप इत्यादि काफी पंजाबी पिक्चर है। उनका संगीत नियोजन उनका था, संगीत अच्छा। दिग्दर्शन पर ओ, शंकरराव व्यास अच्छा उनका था। अच्छा। और इट इज ऑफिशियली रिकॉर्डेड, बॉलीवुड फिल्म के इस संबंध में ऑफिशियली रिकॉर्डेड, that here was a person, Pandit Shankarrao Vyas, who brought Hindustani classical music to films for the first time. फर्स्ट टाइम। रागों पर आधारित उन्होंने संगीत रचनाएं फिल्मों के लिए की। जब बॉम्बे रेडियो राम राज्य, स्थापना भी तभी हुई है मेरा ख्याल। हाँ, बॉम्बे रेडियो की स्थापना 1927 में और सबसे 27 में। पहले रिकॉर्डिंग जो क्लासिकल म्यूजिक की जो है, और जो बॉलीवुड के उसमें गया 78 आरपीएम पे, जिसपे 3.25 मिनट का गाना रिकॉर्ड होता था जो छोटा करके, तो मेरा ख्याल है तभी से शुरू हुई है। तभी और से शुरू हुई। और मेरे पिताजी हाँ। मेरे पिताजी पहले कलाकार थे, इसके शास्त्रीय संगीत के पहले कलाकार, रेडियो में गाने वाले। ठीक है, इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होगी सर, कितनी बड़ी अचीवमेंट है सर। तो बात ये थी कि ये जो उनकी गुरु भाइयों में चर्चा रही वैष्णव जरतों की, तो पंडित शंकरराव व्यास जी ने राग खमाज में, हाय हाय अपनी गुरु परंपरा के अनुसार राग खमाज में हाँ एक रचना इस भजन के लिए की। हाँ हाँ। और वही रचना आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सुनते हैं। प्रचलित हो गई। वैष्णव जन तो तेने कही जय जय, क्या बात। पीड़ पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान रे। क्या बात है। कही ये राग खमाज में इसकी रचना की, क्या बात। और वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। कितना मशहूर। तो ये है परंपरा की गायकी, और उसका उपयोग अपने जीवन में करा देने की। तो इस तरह चल रहे थे। अब जैसे अभी आपने कहा कि मेरे पिताजी पंडित नारायण राव व्यास, उन्होंने 78 आरपीएम की जो अनेक 3.25 मिनट के ड्यूरेशन की वो जो रिकॉर्ड देंगे रागदारी संगीत के रिकॉर्ड की,
उन्होंने कई बंदिशें अपने बड़े भाई की, हमारे ताऊ जी की, पंडित शंकरराव व्यास जी की, बड़ी बहुत सारी बंदिशें उन्होंने गाई है। इसी रिकॉर्डिंग में वो दिखती है, हम्म रिकॉर्डिंग। तो ये हम्म। बहुत बड़ा योगदान व्यास बंधु उनका। नहीं, बहुत रहा है। और बॉलीवुड के साथ, और खासकर मैं जहां तक समझता हूं, मैंने आपसे सुना भी था कि बिगेस्ट शोमैन राज कपूर साहब से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और राज कपूर साहब खुद भी एक बहुत अच्छे म्यूजिक लवर थे, बड़े मेलोडियस थे, खुद गाते भी थे और पहचानते थे भी थे, और कंपोजिंग करने के अंदर हाथ रहता था उनका। चाहे शंकर जयकिशन के पास खड़े हुए हैं, चाहे नौशाद साहब के पास खड़े हुए हैं, और बल्कि लिरिसिस्ट जो होते थे, शैलेंद्र जी हो गए या हजरत जयपुरी साहब हो गए, शंकर जयकिशन की टोली होती थी, और ये बड़ी गहरी पहनी निगाह रखते थे इसका एक इतिहास, के साथ। और आपके ताऊ साहब के साथ भी बड़ा अच्छा रिश्ता था सर, जहां मैंने इसका एक इतिहास यह है कि मुंबई दादर में हिंदू कॉलोनी में, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे पिताजी ने वो मकान की नींव डाली, यहाँ रहते थे। और उसके बगल में पारसी कॉलोनी एरिया है, तो वहां पर पृथ्वीराज कपूर साहब रहते थे। अच्छा। और वो संगीत के बड़े प्रेमी थे। बिल्कुल। तो वो आते थे हमारे यहाँ, सितार सीखने आते थे मेरे ताऊ जी से, शंकरराव व्यास जी से सितार सीखने आते थे। तब उनको बिल्कुल ये था कि बहुत बड़े संगीत दिग्दर्शक है। तो वहां आते थे, और साथ में गाना सीखने के लिए मेरे पिताजी के पास भी आते थे पृथ्वीराज कपूर, और साथ में अपने बेटों को लाते थे। और राज कपूर साहब को संगीत का बड़ा ही एक प्रेम था, तो विशेष रूप से उनको लेकर आते थे। और वो कहते थे, पिताजी बताते थे कि वो पृथ्वीराज कपूर कहते थे कि ये जो बच्चे हैं, ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर जाते हैं, सब वही सब सीखते हैं उधर से उनको हमारे संगीत का जो है संस्कार उनसे करवाइए, उनको हमारे संगीत की शिक्षा दीजिए। और ये बड़ा, और इस बात का जिक्र जब 1977 में मेरे पिताजी की हमने अमृत महोत्सव मनाया, तो उस समय हमने आयोजन वगैरह किया था वगैरह, तो उसकी भनक लग गई राज कपूर साहब को। तो उस समय उन्होंने मुझे फोन करके बताया है कि अरे आप लोग तो हमारे गुरुजी का ये कर रहे हैं, अमृत महोत्सव कर रहे हैं, वो तो हमारे गुरुजी है, मैं आऊंगा उसमें। देखा बड़ी अच्छी बात है, आप आते तो बहुत ही, आपका पूरा स्वागत है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन एक शर्त पर, मेरे आने के बाद किसी और को बताइए नहीं, वरना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। उस समय राज कपूर जी की लोकप्रियता तो वो बिल्कुल चरम सीमा पर थी, तो लोग बड़े इकट्ठा हो जाएंगे और वो सारा गड़बड़ हो हल्ला हो जाएगा कि मेरे आने की खबर किसी को नहीं कर, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। और वो आए, उस प्रोग्राम में आए, बहुत बड़ा पुष्पमाला ले आए, गुलाब का फूलों की आए, और जैसे तो सामने भारतीय बैठक में छोटा स्टेज पर पिताजी बैठे थे, और सामने भारतीय बैठक में, तो जैसे वो आए तो हमने कुर्सी मंगवाई उनके लिए, राज कपूर जी के लिए, आप उधर स्टेज के बगल में आप कुर्सी पे बैठ गए। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात करते हो तुम, गुरुजी के सामने मैं कुर्सी पे बैठूं? वो उनके सामने स्टेज पे नीचे, उनके सामने आलती पालती मारकर नीचे बैठ गए राज कपूर साहब। अरे गुरुजी के सामने में इससे कुर्सी पे नहीं बैठने की जरूरत नहीं। और वो वहां थे, फिर हमने उनको निवेदन किया कि आप 4 शब्द कहिए। तो वो ऐसा उन्होंने भावना से ओतप्रोत ऐसा उन्होंने भाषण किया कि उससे साफ जाहिर होती थी गुरु भक्ति क्या है, गुरु भक्ति क्या होती है। रोजमर्रा गुरु से नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में गुरु है, और ये मेरे गुरु है मेरे मन में। तो आज ये मौका है तो मैं बयान कर रहा हूँ कि गुरु भक्ति, और ऐसा उन्होंने भाषण किया। क्या बात है। भाषण करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी यहाँ ज्यादा रुकूंगा नहीं, 4 जगह ये बात फैल जाएगी कि राज कपूर साहब आगे भी बड़ा भीड़ हड़का हो जाएगा, आपका प्रोग्राम तो चौपट हो जाएगा। इसलिए मैं, तो कहने का मतलब है ये एक संस्कार। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम क्या होता है, ये संस्कार जो है गुरुजी से हमने सीखे हैं। जय जगदीश हरे क्या होता है, ये संस्कार हमने गुरुजी से सीखे हैं। और बाद में एक बार तो उन्होंने मुझे जय जगदीश हरे, हमारे पलुस्कर परंपरा में जो राग समाज में बिहारी कहा जाता है, जय जगदीश हरे ये प्रार्थना है जो पंडित पलुस्कर जी ने, विष्णु दिगंबर जी ने उसकी संगीत रचना की। तो वो उसकी आउटलाइन उन्होंने गा के भी मुझे सुनाई राज कपूर जी ने। जय जगदीश हरे, भक्त जनों का
संकट छिन में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, जय जगदीश दे। क्या बात है, क्या बात है। ये उसकी आउटलाइन भी उन्होंने सुनाई। मैंने कहा ये हमने गुरुजी से सीखा है। तो कहने का मतलब संगीत के प्रति उनके जो एक भावना थी उसको बढ़ाने का, और ये सारा काम ये हुआ। और ये एक समाज के प्रति और एक उनका एक योगदान रहा। उसके साथ साथ MS सुब्बलक्ष्मी भी पिताजी से सीखी। यहाँ पर भजन गायकी सीखने के लिए पिताजी के पास MS सुब्बलक्ष्मी आती थी, वैजयंती माला जी आती थी, उनकी वैजयंती माला जी की माँ आती थी पिताजी से सीखने। क्या बात तो एक बार मेरा बंगलौर में कार्यक्रम था, तो उस प्रोग्राम में वहाँ प्रोग्राम में वैजयंती माला भी आ गई, पहुंच गई, और मेरा कार्यक्रम शुरुआत होने से पहले वो स्टेज पर आ गई और मुझे कहने लगी, आपको मालूम है मैं आपके घर आया करती थी, छोटी बच्ची थी, मेरे माँ के साथ आया करती थी। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मेरे पिताजी बताते थे। अरे वाह 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 वाह। ऐसी बातें कहने का मतलब एक संगीत एक सुगंध है, और उसके साथ साथ उसको उसकी जानकारी रख के उसकी ज्ञान जो है उसके प्रति अनुराग होना, ये बड़ी भाग्य की बात होती है। सर ये बहुत सारी बातें आपने मुझे बताई। आखिर में मैं एक ऐसे मुकाम पे इस सवाल को खड़ा कर रहा हूँ आपके सामने विद रिक्वेस्ट कि उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, और उसके साथ एक मैसेज हमारे जो युवा पीढ़ी विशेषकर जो म्यूजिक में सीख रही है, कि आप को मैं अक्सर देखा है कि सेमिनार्स में, आप वर्कशॉप्स में, आप लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में, और तीसरी बात जो इसके साथ जोड़ूंगा, आपके लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन एक कन्वेंशनल नहीं होते हैं, ये हर शख्स कहता है। आपके एंटरटेनिंग एटीट्यूड में जाते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व जो है, जिसपे दो एक बातें मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। आपकी सहजता पहली चीज, सेकंड योर स्माइल, मुस्कुराहट, के मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर आया जाया करो। तो the logo of your the whole personality, there's the brand or the trademark of your personality is your smile. ये सबसे बड़ी बात आपकी। दूसरा सहजता, दूसरा तीसरा इंसानियत, बाकी सब चीजें अलग। इन चीजों को लेके आप इंटरटेनिंग एटीट्यूड में आप जो सिखाते हैं वो बहुत कम लोग हमने देखे हैं जो सिखाते होंगे। ये आपका क्रेडिट हमारी तरफ से अचीवमेंट है सर, आपकी पर्सनालिटी को, जिनके लिए हम ताली बजाना चाहेंगे सारे पब्लिक के सामने। ये सबसे बड़ी बात है सर। एक मैसेज जरूर चाहूंगा सर, हमारे यूथ को क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आपने कहा सिर्फ रियाजी नहीं, बड़ी शुरू में बोला, और लोग दूसरे कहते हैं आप रियाजी करो क्योंकि राज रियाज में ही है। आप कहते हुए रियाज के साथ और भी कुछ होना चाहिए। ऐसी कुछ चीजों का कुछ गुरु मंत्र दे दीजिए चलते चलते हमारे तमाम नाजरीन को, तो हमारा ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा सर। आपके हमें आशीर्वाद चाहिए। बात ऐसी है कि रियाज हर चीज के लिए आवश्यक है। रियाज यानी अभ्यास। जी सर। अभ्यास से ही आदमी के अंदर एक उसको प्रस्तुति, गायन के साथ कह रहा हूँ, संगीत के लिए प्रस्तुति की जो बात है कैसी करना, किस तरह से करना, और वो रियाज से ही सिद्ध होती है। तो रियाज आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मैंने रियाज की आवश्यकता को नकारा नहीं है, मैंने भी खुद काफी रियाज किया है, लेकिन रियाज ये सोच समझ करके किया जाना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं अंधा रियाज करना, बस रटते रहो रटते रहो रटते रहो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सोच समझ के हमने क्या करना है और कैसे करना है, इसका अभ्यास करते जाओ, और उससे सफल क्या होगा, उससे क्या हमें अचीव करना है, जी सर, ये देखकर उस प्रति हमें जाना है। तो ये सोच समझ करके रियाज करो। सोच समझ करके रियाज आप 1 घंटा भी करें तो अंधा रियाज अब 10 घंटे से मुकाबले ज्यादा ही है वो तो इस तरह का करना है। और दूसरी बात है कि हमारा शास्त्रीय संगीत जो है, रागदारी संगीत, ये हमारी धरोहर है। वो धरोहर है, उसको समझने की कोशिश करो। और ये मैं मेरे विद्यार्थियों को यही कहता हूँ कि दिस इज नॉट ए फास्ट फूड। फास्ट फूड एक अलग चीज है, और अच्छी तरह से पकाया, अच्छी तरह से ये किया, ये जो खाना जो होता है इसके जिसका आनंद क्या बहुत ही चलता है, 4-4, 5-5 घंटे वो खाना बन रहा है, और उसके बाद में उसका स्वाद और उसका आनंद वो अलग ही चीज है, और फास्ट फूड अलग चीज है।
नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक। अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी जगह है। आप अपनी रुचि के अनुसार सोचो कि मुझे क्या करना है, जी और उससे जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करो। संगीत तो संगीत है, जी हर प्रकार का संगीत है, जी, और हर प्रकार के संगीत के लिए हर प्रकार का श्रोता वर्ग है। ठीक कह रहा है। तो इस तरह से आप करते रहना, यही है। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि रागदारी संगीत ये हमारी धरोहर है, और मैं कहता हूं कि हमारे भारतीय संगीत के ये जो दो तत्व है, राग और ताल, ये जो तत्व है ये पूरी दुनिया में बेमिसाल है। दुनिया के किसी भी संगीत पद्धति में राग और ताल जैसे तत्व नहीं है जो भारतीय संगीत में है। बड़ी बात है। स्वर और लय तो दुनिया में है, बिना स्वर लय के संगीत नहीं है। तो सारी दुनिया में जहां संगीत बोलो स्वर लय तो है ही है, लेकिन राग और ताल ये तत्व हमारी भारतीय संगीत की विशेषता है, तो अन्य कहीं भी नहीं है। और इसी को लेकर हमारी संगीत परंपरा चलती है, और इन तत्वों का संबंध सीधे नाद ब्रह्म से है। नाद, the sonic music, sonic sound, in that music which pervades the universe, उससे हमारा संबंध है। अब लय लीजिए या ताल लीजिए, लय का ही एक कॉम्पोजिशन है, ताल है। तो ताल में या राग में आवर्तन नाम की एक चीज होती है, आवर्तन, जो हमारी संगीत की विशेषता है। ये आवर्तन जो है ये कॉस्मिक एलिमेंट से आवर्तन हम ले रहे हैं। अब पृथ्वी आवर्त प्रदक्षिणा करती है, आवर्तन करती है सूर्य के वहां जहां से चलती है, आवर्तन करके आती है, फिर दूसरा आवर्तन, फिर तीसरा आवर्तन चलता है। ये सारे ग्रह करते हैं। हमारे राग क्या करते हैं, आवर्तन में ही हमें ताल के आवर्तन होते हैं, धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन ता ता दिन दिन दा धा। जब तक पहला सम का धा नहीं बजेगा तो ताल पूरा नहीं होगा। उसी तरह से राग है, राग में सा से चलते हैं और वापस आकर सा पे समाप्ति होती है। संदेश, मैसेज ये है कि हमारे संगीत को पहचानो, संगीत की अलग अलग विधा हो, आपके रुचि की, आपके जिसमें आपको आनंद आता है, जिसमें आप कुछ कर सकने की आपकी एक इच्छा है, उसी को पहचानो, उसको करते जाओ। ये हमारा संगीत नायाब संगीत है, उसको आगे चलाना जिम्मेवारी आने वाली पीढ़ियों की है। इसको करते जाओ और उसी में आनंद ले लो, यही है। बहुत थैंक यू सर। तो नाजरीन, आप सीधे मुंबई से जुड़े हुए थे। पंडित विद्याधर व्यास जी एक विश्वविख्यात सिंगर, परफॉर्मर, एकेडमिशियन, रिसर्चर, एडमिनिस्ट्रेटर। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आखिर में यही कहना चाहेंगे कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने।